हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 12 इससे जो है इनडायरेक्ट का जो है एक्सरसाइज नंबर 9 MCQs देखते हैं। इसके पहले मैं एक्सरसाइज 8 तक सॉल्व कर चुका हूँ। वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको एक्सीलेंट ग्रामर क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं पिछले वीडियोज़ का, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हाई स्कूल इंटर दोनों क्लास के लिए यूज़फुल होगी, कंपटीशनल एग्जाम के लिए भी सब यूज़फुल होगी ये। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए, सी सेड व्हाट ए पिटी। उसने कहा व्हाट ए पिटी, कितना अफसोस की बात है। पिटी मीन्स अफसोस की बात, तरस की बात। पिटी मीन्स दया भी होता है। तब इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदल दिया जाता है। तो एक्सक्लेम्ड बदल दिया गया पहला वाक्य, फिर कंजक्शन दैट लगा देते हैं, फिर व्हाट ए पिटी। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट और वर्ब जब नहीं रहता है तो ग्रामर का एक रूल है, सब्जेक्ट हम इट मान लेते हैं, वर्ब इज मान लेते हैं। तो जब इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे तो इट वाज हो जाएगा, इसका वाज हो जाएगा। और उसके बाद ए, अब देखिए व्हाट, इसमें अभी ग्रामर का रूल है व्हाट या हाउ को वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। तो ए के बाद हम व्हाट के बाद देखिए, अगर तुरंत व्हाट के बाद एक ही शब्द है तो वो नाउन रहेगा, और उसके पहले ए या एन आता है तो वो नाउन ही है, तो हम ग्रेट में बदलते हैं। अगर व्हाट ए के बाद दो शब्द है तो एक एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है, ठीक। तो अक्सर रहता है ऐसे, तो अब एडजेक्टिव है तब नाउन है, तब हम वेरी में बदलते हैं। तो यहाँ क्या है, व्हाट के बाद तुरंत नाउन आया है तो इसलिए ग्रेट में बदल दिया गया, फिर ठीक है व्हाट को ग्रेट में बदल दिया गया, पिटी लिख दिया गया। तो शी इज क्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट पिटी। उसने कहा कि इसमें अत्यधिक तरस की बात थी, दया की बात थी। अब इसमें क्या है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी अगला तो है नहीं, फेल्ट मच पिटी, इसमें एक्सक्लेम नहीं है, दैट कंजक्शन नहीं है, एक्सक्लेम एक्सप्रेस मत, इसमें एक्सक्लेम नहीं है, इसमें एक्सक्लेम नहीं है। तो पहला वाला ठीक है, एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज ए ग्रेट पिटी सही है। क्योंकि आपको रूल पता होना चाहिए कि सेड या सेड टू को एक्सक्लेम बदला जाता है, एक्सक्लेमेटरी में कंजक्शन दैट लगता है, तो सभी नियम को पहला वाला पूरा कर रहा है। व्हाट या हाउ को वेरी ग्रेट बदला जाता है। दूसरा है द विजिटर सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल मोनूमेंट द ताजमहल इज। विजिटर माने आगंतुक, जो देखने आया है, कोई बिल्डिंग वगैरह जो भी चीज़, किसी से मिलने आने वाला या देखने आने वाला। तो विजिटर माने आगंतुक ने या पर्यटक ने, सेड माने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल मोनूमेंट द ताजमहल। ताजमहल कितना सुंदर मोनूमेंट माने स्मारक भवन है या स्मारक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, द विजिटर एक्सप्रेस्ड हिज वंडर एंड सेड दैट द ताजमहल इज, ठीक है, ए वेरी यूजफुल वेरी ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। इसमें क्या है कि व्हाट को, इसमें भी देखिए व्हाट या हाउ अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम्ड में बदला जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले में एक्सक्लेम्ड में बदले नहीं हैं, ठीक है। दूसरा देखिए द विजिटर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब चारों ऑप्शन को हम देखें, जो सबसे बेटर होगा वही हम सेलेक्ट करेंगे। तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट द ताजमहल वाज ए वेरी ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। तो ये आपका सही है। और पहला वाला इसलिए भी सही नहीं है, देखिए क्या है, सेड पास्ट टेंस में है तो इज का आवाज़ करना पड़ेगा, इसमें इज का आवाज़ भी नहीं किए हैं, ठीक है, इसलिए भी गलत है। दूसरे में क्या, विजिटर एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड बदला जाता है, ठीक है, विथ जॉय, खुशी के लिए विथ जॉय लगाया जाता है, ठीक है, लगा दिए हैं। दैट द ताजमहल, इज का आवाज़ भी किए हैं, ए। अब देखिए व्हाट के बाद देखिए ये एडजेक्टिव है, व्हाट के बाद एडजेक्टिव ब्यूटीफुल है तब मोनूमेंट नाउन है। तो अब इस तरह से बताया कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तो हम वेरी में बदलते हैं, तो इसलिए वेरी में बदला गया, फिर एडजेक्टिव ब्यूटीफुल लिखा गया, मोनूमेंट लिखा गया। तो ठीक है, ये सब्जेक्ट द ताजमहल, इसको द ताजमहल वाज कर दिया, ये सही वाक्य है, ठीक है। तो दूसरा सही है, तीसरा चौथा भी गलत है। कैसे गलत है आप क्लियर कर दिया जा रहा है। एक्सक्लेम विथ दैट द ताजमहल इज, इसमें क्या है, ये लिखे ही नहीं है, ब्यूटीफुल के बाद मोनूमेंट भी नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो इसलिए ये तो लिखे ही नहीं है पूरा, तो ये गलत ही है। इसमें भी पूरा वाक्य नहीं लिखे हैं, आस्ट तो लगेगा ही नहीं, तो इस वजह से तीनों हो नहीं सकते, बचा क्या, दूसरा आपका 100% सही है। तीसरा वाक्य है द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव का वन अगेन। लड़कों ने कहा खुशी की बात है, हमने दोबारा जीते हैं, हम दोबारा जीते हैं, या आहा हम दोबारा जीते हैं, इस तरह से लिखकर। तो अब यहाँ खुशी के लिए एक्सक्लेम्ड के साथ विथ जॉय लगेगा, विथ जॉय या डिलाइट। तो पहले वाले में क्या, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ ग्रीफ, ग्रीफ तो लगेगा ही नहीं, पहला गलत हो गया। दूसरा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड वन अगेन।
अब यहाँ लड़के ने एक्सक्लेम विथ जॉय सही है। दैट दे, लड़कों के लिए दे लगा दिए। हैव का हैड, हाँ हैड किए हैं, ये भी सही है। अगेन, अब इसके बाद देखिए अगले वाले वाक्य में तो दूसरा सही लग रहा है, ठीक है। तीसरा क्यों कैसे गलत है इसको देख लेते हैं। एक्सक्लेम के बाद विथ जॉय नहीं लिखे क्योंकि हुर्रे हटाने के लिए जॉय लगाना पड़ेगा, ये भी गलत है। और बॉयज एक्सप्रेस देयर डिलाइट दे हैव, यहाँ हैव का हैड नहीं किया, ये भी गलत है। तो दूसरा वाला ऑप्शन बी आपका 100% सही है। इस तरह से आपको बी सही है और कैसे और सब गलत है उसको भी मैं बता दिया ताकि आप 100% क्लियर हो जाए कि हाँ यही आंसर सही है। क्योंकि जब 4 ऑप्शन दिए तो हमको जो बेटर रहेगा सबसे सही सटीक उसको लिखना पड़ेगा। चौथा है ही सेड एलास द कार हैज़ गॉट पंचर। उसने कहा अफसोस या दुख की बात है, कार पंचर हो गई। तब यहाँ क्या है, ही एलास के लिए एक्सक्लेम भी सारो लगता है, जाने रहे दुख की बात है। तो ही सेड का एक्सक्लेम नहीं किया पहले में, ये गलत हो गया। सेड एलास होगा नहीं। एक्सक्लेम्ड दैट एलास, एलास फिर बदला जाता है, ये भी गलत है। तीसरा में सी एक्सप्रेस्ड हिज सारो दैट द कार हैड गॉट पंचर्ड, ठीक है। तो एक्सप्रेस्ड हिज सारो एक्सक्लेम्ड नहीं किए हैं, ठीक है, और एक्सक्लेम नहीं किया। चौथा वाले में क्या है, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो, वह दुख के साथ कहा दैट द कार हैड गॉट पंचर्ड, ये सही है, ठीक है। तो डी वाला आपका सही है क्योंकि एक्सक्लेम भी लगा है, ठीक है। और ये जो है सारी लिखा गया है तो ये सारो होना चाहिए, मतलब दुख के साथ कहा, ठीक है। तो बेटर होगा सारो, तो एक्सक्लेम के नाते ये सही है, ठीक है। एक्सक्लेम भी सारो होता है, दुख के साथ कहा, तो ये आपका 100% सही है। तीनों हो नहीं सकते, बचा। अगला है 5वां, ही सेड टू द बॉयज़ ब्रेवो वेल डन। उसने कहा लड़कों, उसने लड़कों से कहा शाबाश अच्छा किए, तो इसमें शाबाशी दिया गया है। तो देखिए शाबाशी वाले वाक्य में हम क्या कहते हैं, ब्रेवो को एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल में बदलते हैं, या तो सेड की जगह एक्सक्लेम्ड ना करके हम अप्लाउडेड का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं कौन सा सही है। पहला एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय करते नहीं, ब्रेवो के लिए गलत हो गया। ये भी एक्सप्रेस्ड हिज जॉय, जॉय इसमें भी नहीं करेंगे, ये भी गलत हो गया। बचे 2 ऑप्शन, इसी दोनों में से जो बेटर होगा हमको वही करना है। तो पहला है ही अपलाउडेड बॉयज सेइंग दैट। देखिए अपलाउडेड का प्रयोग भी करते हैं हम, अगर हम विथ अप्रूवल नहीं करते तो अपलाउडेड का प्रयोग करते थे एक्सक्लेम के साथ। हाँ, तो ही अपलाउडेड, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं बॉयज़, उसके बाद सेइंग का प्रयोग अपने मन से करते हैं, फिर कंजक्शन दैट लगाते हैं। तो ही अपलाउडेड बॉयज सेइंग दैट, वह लड़कों की यह कहते हुए प्रशंसा किया कि, अपलाउडेड माने प्रशंसा करना, तालियां बजाकर प्रशंसा करना। दैट दे हैड डन वेल। अब यहाँ देखिए क्या है कि वेल डन अधूरा वाक्य है, तो अधूरे वाक्य में हम सब्जेक्ट पर अपने मन से लिखते हैं। जैसे वह लड़कों से कहा वेल डन अच्छा किए, तो लड़कों के लिए जो कहा है वो यू का प्रयोग करेगा सब्जेक्ट, और वेल डन थर्ड परफेक्ट टेंस में है तो हैव हो जाएगा, यू हैव डन वेल ऐसे लिखा जाएगा, यू हैव डन वेल। अगर इसको हम SR2 में करेंगे तो वेल तो हम पहले लिख देते हैं बात पर जोर देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले, लेकिन हम यू हैव जब SR2 में लिखेंगे साधारण ढंग से तो यू हैव डन वेल इसका हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ही अपलाउडेड बॉयज सेइंग दैट दे हैड डन वेल, यू हैव का दे हैड कर दिया गया, तो इसलिए इसमें यू हैव सब्जेक्ट मानेंगे हम, ठीक है। क्योंकि जब कन्फर्म रहता है किससे कहा गया है तो उसी हिसाब से मानेंगे, नहीं तो हम इट इज मानते हैं जब निर्जीव के लिए लगता है कोई बात कही जाती है। तो ये अपलाउडेड द बॉयज सेइंग दैट दे हैड डन वेल, यहाँ द बॉयज लगाए होते तो और बेटर होता, फिलहाल द नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अपने मन से आपको लिखना है तो द लगा देंगे अब। अगला वाला कैसे गलत वो भी जान लीजिए, इसलिए गलत है क्योंकि हैव का हैड नहीं किए, पहली गलती तो यही है, ठीक है। भाई टेंस ये सेड है तो इसको भी पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन 100% सही है। ही अपलाउडेड बॉयज सेइंग दैट दे हैड डन वेल, लेकिन यहाँ द लगाना बेटर माना जाएगा, नहीं लगाया तो भी कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से लिखेंगे तो लगा देंगे। तो ये था आपका एक्सरसाइज नंबर आपका जो है 9। आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह से यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।